हाँ तो बच्चों, चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे और लॉज ऑफ मोशन में आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए तो आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ा दिया था स्ट्रिंग वाले केसेस। तो अब हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं, लिफ्ट का केस है ये एक। तो इसमें हमारे पास एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर ये एक ब्लॉक है और ये एक दूसरा ब्लॉक है। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसका नाम ए रख देते हैं, इसका मास m1 है। जो नीचे वाला ब्लॉक है इसका मास m2 है, इसका नाम b रख देते हैं। और ये लिफ्ट है, लिफ्ट ऑफ मास m3। अब ये लिफ्ट किसी रस्सी से बंधी है और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है a एक्सेलेरेशन से। तो द लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलेरेशन a। ठीक है बच्चों, लिफ्ट इज गोइंग अप with acceleration a एक्सेलेरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन a। तो ठीक है, तो अब हम एफबीडी बनाएंगे सबसे पहले a का। एफबीडी ऑफ a देखिएगा, तो ये हमने a ले लिया, m1 इसका मास है, a इसका नाम है। तो जैसे कि सब जानते हैं कि हर एक बॉडी पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है m1g, इस पे भी लगेगा। अब ये जो है वो B से टच में है, तो ये B को नीचे पुश करेगा। तो अगर ये B को नीचे पुश करेगा तो B इसको ऊपर पुश बैक करेगा। तो B ने इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाया, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स सतह के परपेंडिकुलर है तो इसलिए इसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। परपेंडिकुलर वर्ड का एक सिनोनिम्स होता है नॉर्मल, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन के चलते, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन निश्चित रूप से बड़ा होगा m1g से, तभी तो ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। तो इसकी इक्वेशन बनेगी n1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। तो अगर हमें n1 का वैल्यू निकालना है तो n1 की वैल्यू आ जाएगी m1g प्लस m1a, तो m1 कॉमन g प्लस a। इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं आप इसको। अब हम आगे बढ़ेंगे और एफबीडी ऑफ b बनाएंगे। तो एफबीडी ऑफ b, तो अगर हम b का एफबीडी बनाएंगे तो ये b हो गया, मास इसका m2 है, नाम इसका b है। तो ये n1 वो रिएक्शन फोर्स है जो b ने a पे लगाई थी। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर b a पे लगाएगा तो a भी b पे लगाएगा। ठीक है बच्चों, तो a भी b पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा नीचे की ओर, ये n1 हो गया। तो ये n1 और ये n1 एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हो गए। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब ये n1 है, इसके अलावा इसका जो वेट है वो m2g है, वो भी नीचे को लगेगा। अब दो फोर्सेस नीचे को लग गए हैं, n1 और m2g। जा ये ऊपर रहा है तो कौन लेके जा रहा है, तो लिफ्ट के फ्लोर का लगा हुआ एक रिएक्शन इसमें ऊपर को लेके जा रहा है इसको, n2। ओके, तो देखिएगा फिर, तो लिफ्ट के फ्लोर का जो रिएक्शन है इस पे लगेगा और ये ऊपर लेके जाएगा इसको। तो अब हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे कि n2 माइनस n1 प्लस m2g इज इक्वल टू, क्योंकि ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, m2a। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये आ जाएगा n2 इज इक्वल टू n1 प्लस m2g प्लस m2a। तो n1 की वैल्यू हम यहां से उठा लेते हैं, तो ये हो गई n1 की वैल्यू। तो n2 की वैल्यू आ गई, n1 की वैल्यू डालनी है, दैट इज m1 इंटू में g प्लस a। इसको भी लिख सकते हैं हम m2 इंटू में g प्लस a। तो n2 की वैल्यू आ जाती है m1 प्लस m2 ब्रैकेट ले लो g प्लस a, ये हो गया। तो यहां से हमने n2 की वैल्यू निकाल ली। अब मान लो हमसे एग्जामिनर कहता है कि t की वैल्यू बताओ,
अच्छा सपोज करो कि हमें N2 की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है, तो क्या हुआ, पहले हमने एक एफबीडी बनाया, फिर बी का बनाया, तब जाके हम N2 की वैल्यू निकाल पाए। अगर एग्जामिनर कहे कि नहीं, आपको कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे आप N2 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सको, ठीक है, तो देखिएगा डायरेक्ट निकालने के भी तरीके हैं। तो अगर हमें N2 की वैल्यू डायरेक्ट ही निकालनी है, ओके बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ए और बी को एक सिंगल बॉडी लेके उसका एफबीडी बना देते हैं। तो टेकिंग ए एंड बी एज अ सिस्टम, तो अगर मैं ए और बी को एक सिस्टम ले लूंगा, तो जो ए और बी के बीच में ये नॉर्मल रिएक्शन N1 है ना, इसका कोई यूज नहीं रहेगा। जब सिस्टम ले लिया तो मैं मान रहा हूं कि ए और बी मेरी एक सिंगल बॉडी है, सिंगल एंटिटी। तो इसके लिए मैं डॉट बना देता हूं बस। तो इसका जो वेट हो गया वो हो गया m1 प्लस m2 इंटू जी, क्योंकि ये N1 और ये N1 वो फोर्स हैं, ये वाला N1 वो है जो बी ने ए पे लगाया, और ये वाला N1 वो है जो ए ने बी पे लगाया है। तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हम ए और बी को एक सिंगल एंटिटी मान रहे हैं। लेकिन ये N2 लिफ्ट के फ्लोर ने लगाया, इसको हम लेंगे, तो ये N2 हो गया। अब ये दोनों के दोनों ही एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि भाई देखो N2 माइनस m1 प्लस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो अब अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो यहां से N2 की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ए। तो ये अच्छा तरीका हो गया, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर हम लिफ्ट का एफबीडी बना लें, एफबीडी ऑफ लिफ्ट, तो उसके लिए हम ये मिटा देते हैं। तो देखो एफबीडी ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट का एफबीडी बनाना है। देखो बच्चों, तो अगर हमें लिफ्ट का एफबीडी बनाना है तो कैसे बनेगा, तो लिफ्ट को एक डॉट बना दीजिए। अब याद रखिए एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, है ना। मतलब हम सिर्फ लिफ्ट का एफबीडी बना रहे हैं, ए और बी को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो लिफ्ट पे एक फोर्स लग रहा है, ये देखो बी, लिफ्ट ने बी पे जो है ना N2 ऊपर को लगाया था, ये N2 वो है जो लिफ्ट ने बी और ए दोनों पे, मतलब दोनों के सिंगल सिस्टम पे या बी पे ऊपर को लगाया, तो ये N2 लगेगा लिफ्ट पे नीचे को। इसके अलावा लिफ्ट का अपना वेट भी है जिसको आप m3g कह सकते हैं। तो ये दो फोर्स नीचे को लग रहे हैं, तो कौन है जो ऊपर लेके जा रहा है, तो ये रस्सी की टेंशन, क्योंकि जो ऊपर रस्सियां बंधी होंगी, एक भी हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है, पर हमने मान लिया चलो एक ही है, तो ये इसको ऊपर लेके जा रही होगी ए एक्सीलरेशन से। तो अब अगर आप कहें कि सर इसकी इक्वेशन क्या बनी, तो T माइनस N2 माइनस M3G इज इक्वल टू M3A। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कैसे बोला, T माइनस कॉमन N2 प्लस M3G इज इक्वल टू M3A। तो आप जान लो कि T वो फोर्स है जो ऊपर को लग रहा है, ये वो फोर्स है जो नीचे को लग रहा है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी मुझे ऊपर वाला ही ठीक लग रहा है, ये पॉजिटिव ये दोनों नेगेटिव है ना, इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो यहां से T की वैल्यू आ जाती है N2 प्लस M3G प्लस M3A, यानी कि T की वैल्यू आ जाती है N2 प्लस M3 इंटू G प्लस A। अब देखो N2 तो यहां से निकाला हुआ है ना हमने, तो N2 की वैल्यू डाल देते हैं। तो T की वैल्यू आ जाती है M1 प्लस M2 इंटू G प्लस A प्लस M3 इंटू G प्लस A। तो अगर हम G प्लस A कॉमन ले लें तो यहां से T की वैल्यू आ जाती है M1 प्लस M2
प्लस M3 इंटू G प्लस A, ये आ जाता है आंसर। अब आप कहेंगे कि सर कोई डायरेक्ट मेथड, तो एक डायरेक्ट मेथड है कि जिसमें हम ए बी और लिफ्ट को एक सिस्टम ले लें। तो टेकिंग ए बी एंड लिफ्ट एज ए सिस्टम, अगर मैं तुम तीनों को ही सिस्टम ले लूं, तो अगर मैं तीनों को सिस्टम ले लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आई एम टेकिंग ऑल द थ्री एज ए सिस्टम। तो देखिए जब तीनों को सिस्टम ले लिया तो M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हो गया हमारा वेट, क्योंकि तीनों का वेट कंबाइंड निकाल लेंगे हम लोग। और यहां पे हो गया T। अब आप N2 को नहीं ले सकते, N1 को भी नहीं ले सकते, क्योंकि N1 वो फोर्स है जो A ने B पे लगाया, B ने A पे लगाया, दोनों ने एक दूसरे पे लगाया। N2 वो फोर्स है जो लिफ्ट ने B पे लगाया, B ने लिफ्ट पे लगाया। तो जब हम इन तीनों को एक सिंगल एंटिटी ले रहे हैं तो ये तीनों का जो फोर्स है ना आपस का, मतलब N1 और N2 तो A B के बीच का फोर्स है, N1 तो A और B के बीच का है, N2 B और लिफ्ट के बीच का है, उसको नहीं लेना। ये T जो है वो बाहरी किसी रस्सी ने लगाया, तो इसको लेना है। तो T माइनस, समझ रहे हो बच्चों, T माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, ये आ गया। ठीक है, तो यहां से T की वैल्यू आ गई M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G प्लस A, यही आंसर आ गया जो पहले आया था। तो आप देख सकते हैं कि आंसर तो निकल जाते हैं खटाखट। तो अब मैं थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज कर देता हूं, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा कि क्या चेंज किया हमने। तो ये मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, इसमें था ए बी और लिफ्ट तीनों को सिस्टम लिया, इसमें सिर्फ लिफ्ट का था एफबीडी। तो जब सिर्फ लिफ्ट का एफबीडी बनाया तो हमने उसमें N2 लिया। तो ये फर्क है, दोनों में लिफ्ट का नाम जरूर है, पर जब एक साइड में हमने ए बी को भी इंक्लूड कर दिया, ए में हमने एक साइड में हमने ए बी को एक्सक्लूड कर दिया। तो ये सोचने वाली बात है। तो मैं फिर से बात करता हूं ए की, एफबीडी ऑफ ए। देखिएगा ये ए हो गया। अब मान लो मैं कहता हूं भैया ए जो है ना एक आदमी है, उसका इंसान है एक, तो इंसान का एफबीडी और किसी क्या कहते हैं आपका ब्लॉक का एफबीडी, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये ए है ना और इसका मास M1 है तो एफबीडी इसका भी वही रहेगा। तो इस पे नीचे को लग गया M1 जी, ऊपर को लग गया M1। अब मान लो कि ये जो B है ना, B एक्चुअली एक वेइंग मशीन है, ठीक है। इसमें यहां पे निशान बने हुए हैं, ये निडल यहां पहुंच गई इसकी, समझ रहे हो बच्चों? तो यहां निशान बने हुए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर B एक वेइंग मशीन हो तो वेइंग मशीन क्या नापती है? तो वेइंग मशीन दो तरह की होती है, एक होता है स्प्रिंग बैलेंस, तो ये स्प्रिंग बैलेंस होता है ऐसे करके, तो ये नापता है टेंशन को, मतलब कितने फोर्स से इसको खींचा जा रहा है। तो दिस स्प्रिंग बैलेंस विल मेजर टेंशन, ये टेंशन को नापेगा। कितनी टेंशन है। और ये जो दबाने वाला स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, मतलब जिसके ऊपर खड़े हो जाते हैं या सामान रख देते हैं हम लोग, वो नॉर्मल रिएक्शन को नापेगा। सो दिस वेइंग मशीन will measure the value of normal reaction। मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर ये इंसान इस वेइंग मशीन पे खड़े होकर उछलने लगे, तो जब ये हवा में होगा तो वेइंग मशीन जीरो हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगी।
और जैसे ही गिरेगा तो वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन बहुत हाई हो जाएगी, तो वेट बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद उछलेगा, फिर वेट मतलब मशीन का जो निडल है वो डाउन डोल होता रहेगा। तो अगर ये हवा में है और नॉर्मल इसकी रीडिंग 0 हो रही है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो नॉर्मल रिएक्शन को नाप रहा है। समझ गए? ऐसे ये है, मान लो इसको यहां से कहीं से लटका दिया जाए, है ना, यहां से मान लो इसको छत से लटका दिया और एक इंसान इसको पकड़ के लटक गया, समझे? तो ये इंसान है जो इसको पकड़ के लटका हुआ है, समझ रहे हो ना बच्चों? तो जितना उसका वेट होगा वो नाप लेगा। लेकिन अगर यही इंसान उछल कूद करने लगे, है ना, यहीं पे खड़े होके अपने कभी जोर से खींचे या फिर मान लो पैरों से जमीन को धक्का दे दे, उछल जाए हवा में, तो जैसे ही हवा में उछलेगा तो रेट आ जाएगा। और अगर ये उछलने लगे तो यहाँ पे इसकी रीडिंग जो है वो बदलने लगेगी, फुदकने लगे। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये इंसान, है ना, ऐसे नीचे हवा में उछलेगा, जोर जोर से खींचेगा इसको, तो इसका वेट थोड़े बदलेगा, वो तो यहाँ पे जो टेंशन है वो बदलेगी ना। ऐसे ही जब ये इंसान अगर मान लो कूद गया तो हवा में इसका वेट थोड़े बदल गया, वो तो नॉर्मल रिएक्शन बदल गई, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ही नप रही थी, तो इसीलिए रीडिंग जो है वो बदलेगी। यहाँ पे भी यही होगा। तो अब देखिएगा, अगर ये सिस्टम में एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो n1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। तो यहां से n1 की वैल्यू हो जाएगी m1 इंटू में g प्लस a। समझ रहे हैं बच्चों? तो अगर n1 की वैल्यू हो गई m1 इंटू में g प्लस a, तो क्वाइट ऑब्वियस कि आपका जो वेट है वो हो जाएगा ज्यादा, यानी ये जो है ना, ये मेजर्ड वेट है, तो इसको हम अपेरेंट वेट बोलेंगे, अपेरेंट वेट। ओके। तो अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा हो गया। अब एक्चुअल वेट क्या था, तो उसको W लिख देता हूं मैं, एक्चुअल वेट। तो एक्चुअल वेट हो गया आपका m1g, अपेरेंट वेट है n1। तो आप देख सकते हो कि अगर, अच्छा एक और बात मैं बता देता हूं, जैसे एक इंसान से पूछो भाई आपका वेट क्या है, तो वो इंसान कह रहा है कि जी मेरा वेट है 70 kg। तो ये गलत है, ऐसे नहीं कह सकते आप, क्योंकि 70 kg तो आपका मास है। तो वेट नापने का एक स्पेशल यूनिट होता है जो मतलब कहलाता है kg वेट। तो 1 kg वेट का मतलब होता है इट इज द वेट एक्सर्टेड बाय अ मास ऑफ 1 kg। इट इज द वेट एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। So if your weight is 70 kg, so you should say the weight of that person will be 70 kg weight, okay? Because 1 kg weight is the force or weight, right, of 1 kg mass. तो देखा जाए तो अगर मैं इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा g न्यूटन और ये हो जाएगा 70 g न्यूटन, ओके? तो ऐसे ही ये W कितना हो गया, तो ये हो गया m1 kg वेट, है ना, ऐसे हो गया। अब इसको kg वेट में कैसे लिखूंगा मैं, तो n1 को kg वेट में अगर मुझे लिखना है तो ये हो गया m1 इंटू में g प्लस a बाई g kg वेट, है ना, ऐसे आ गया। तो बस ये याद रखने वाली बात है कि जो n1 है, मतलब जैसे मान लो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इंसान 70 किलो का है और g की वैल्यू मान लो 10 ले लेंगे हम, है ना, 10 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g को 10 ले लेते हैं। और ये लिफ्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जा रही है ऊपर। तो अब हमें इसका करंट वेट बताना है कितना होगा। तो ध्यान से देखेगा, पहले तो एक्चुअल वेट ले लेते हैं, तो W1 जो कि एक्चुअल वेट है ना, W ही लिख लो, वो जा गया 70 kg वेट। अब हम लिखते हैं N1, तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 70 इंटू 10 प्लस 2 बाई 10 kg वेट, ओके, ऐसे आ जाएगी। तो ये 12 हो गया, कट गया, तो 7 इंटू 12, है ना, kg वेट। तो एक तरीके से ये हो गया 84 kg वेट, ऐसे आ गया। अब आपको सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, तो कंफ्यूजिंग कुछ नहीं बच्चों, देखो बता देता हूं मैं आपको। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप ऐसे केजी वेट यूज ही मत करो। तो देखो, मान लो कि इस बंदे का एक्चुअल वेट हो गया 700 न्यूटन, क्योंकि जी ये 70 है और ये 10 है ना। और फिर नॉर्मल रिएक्शन हो गई हमारी, क्या कहते हैं, ये अपेरेंट वेट हो गया, न्यूटन में आ जाएगा नहीं तो 70 इंटू 10 प्लस 2,
यानी कि 840 न्यूटन। अब कन्वर्जन फैक्टर देख लो, 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg वेट। मतलब वैसे तो g न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg वेट होता है, पर g को तो मैं 10 ले रहा हूं ना बच्चों, तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो ये तो 70 kg वेट हो गया, इसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो ये 84 kg वेट हो गया। आया समझ? तो ऐसे ये चलता है। अब इसी में एक स्पेशल केस ले लेते हैं हम लोग, और वो स्पेशल केस कुछ नहीं है, सिंपल केस है। मान लो कि ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये 2 तो हटाओ, डाउनवर्ड कर दो, अप की जगह डाउन लिख दो, और ये सबको छोड़ो, ये तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं, ये तो कन्वर्जन फैक्टर है ना। तो अब क्या होगा, अब जब आप इसकी इक्वेशन लगाएंगे तो ये इक्वेशन बदलेगी। तो यहां पे आप लिखेंगे m1g माइनस n1 इज इक्वल टू m1a, है ना। तो अब जब आप n1 को इधर ले जाएंगे तो यहां से n1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी g माइनस ए, m1 इंटू जी माइनस ए। तो बस इतना ही काफी है, ठीक है ना। तो अब अगर यही लिफ्ट 2 के एक्सेलरेशन से नीचे जा रही हो मान लो, तो अगर ये लिफ्ट 2 के एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, if the lift is going down with an acceleration 2, okay, तो देखिए बच्चों, तो अब हम क्या बोल देंगे, अब हम बोल देंगे अपरेंट वेट n1 इज इक्वल टू, या n2 बोल देते हैं, n2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका m1 विच इज 70 इंटू जी माइनस 10 माइनस 2। अच्छा ये कितना था, 70 इंटू 10, सो दिस इज 700 न्यूटन and this is 560 Newton, 560। अब अगर केजी वेट में कन्वर्ट करना हो तो जैसे कि मैंने बताया था कि जी न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी वेट, है ना, और जी को हम 10 ले लेते हैं, तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी वेट। तो ये हो जाता है 70 केजी वेट, और ये हो जाता है हमारा 56 न्यूटन, 56 केजी वेट, ऐसे आ गया। अब इसी में एक स्पेशल केस में लेता हूं, ठीक है बच्चों, तो देखिएगा स्पेशल केस। स्पेशल केस ये है कि मान लो ये नीचे जा रहा है, और जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है वो जी के बराबर हो गया। वो कब हो सकता है बराबर, जब ये रस्सी टूट जाए। अगर ये रस्सी टूट गई तो फिर तो ये जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, तो जो अपरेंट वेट है वो कितना हो जाएगा, m1 इंटू जी माइनस जी, यानी कि 0। तो अगर अपरेंट वेट 0 हो गया तो इसकी रीडिंग 0 हो जाएगी, मतलब यहां पे नीडल 0 पे आ जाएगी। तो अगर नीडल 0 पे आ गई आपकी, है ना, तो हम उस सिचुएशन को बोलेंगे वेटलेसनेस। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, this is called weightlessness। समझ आया बच्चों? तो वेटलेसनेस क्या होती है, वेटलेसनेस में किसी इंसान की जो अपरेंट वेट है वो 0 हो जाता है,
तो अब आप कहेंगे सर इसका वेट आ क्यों नहीं रहा है, तो असल में होगा क्या कि ये जी एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, ये भी जी से जा रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे से कोई पुशिंग या पुलिंग फोर्स नहीं लगाएंगे। और जब कोई पुशिंग या पुलिंग फोर्स नहीं लग रहा तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है ना वो हो गई जीरो और इसलिए वेटलेसनेस आ गई। समझ गए बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सिखाते हैं कुछ और केसेस। देखिए सपोज अब हम बात करेंगे एक पुली की। तो पुली तो आपको पता ही होगा जैसे कुएं वगैरह पे लगती है ना, तो वो जो है उसमें रस्सी आर पार होती है और उससे जो है ना किसी चीज को पुल करना आसान हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक पुली है, ये यहां से बंधी हुई है, तो इधर एक ब्लॉक है, इसका मास m1 है, नाम इसका a है। इधर एक दूसरा ब्लॉक है, इसका नाम b है, इसका मास m2 है। तो ये सबसे सिंपल पुली हो गई। तो कुछ किताबों में इसका नाम एटवुड मशीन भी लिखा हुआ है, एटवुड मशीन, क्योंकि एक मशीन तो है ही है, सबसे सिंपल मशीन है ये, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। जो कुआ वगैरह है उसमें भी यही केस है, बस यहाँ पे जो है ना वेट नहीं होता, इंसान फोर्स लगाता है और ये बाल्टी होती है पानी से भरी हुई। तो अब हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई इंसान फोर्स नहीं लगा रहा, बस एक क्या कहते हैं, एक तरफ एक ब्लॉक डाल दिया हमने, दूसरी तरफ दूसरा ब्लॉक डाल दिया हमने, और हम चाह रहे हैं कि हम इसका मेजर कर सकें, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन वगैरह हम इसका मेजर कर सकें। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। तो और ये गिवन है कि m1 जो है वो बड़ा है m2 से, m1 इज बिगर देन m2। तो मान लो यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ भी टेंशन T है, और ये स्ट्रिंग जो है ना मासलेस है, स्ट्रिंग इज मासलेस। यहां पे टर्म होती है जिसको हम एक्सल बोलते हैं, AXLE। तो एक्सल पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्सल इज फ्रिक्शनलेस। अभी फ्रिक्शन पढ़ाया नहीं तो फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। और ये जो पुली है वो मासलेस है, तो रस्सी के ऊपर अगर वो रस्सी के साथ घूमेगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये पढ़ाऊंगा मैं आगे। तो फिलहाल देखिए, दिस इज मासलेस, पुली इज मासलेस। अब आप कहेंगे सर मासलेस कहां से आएगी? आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये 5 kg मास है, ये 3 kg मास है, और पुली जो है वो 20 ग्राम की है, और रस्सी जो है वो 5 ही ग्राम की है। तो 20 ग्राम 5 kg 4 kg की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो उसको मासलेस मान लिया जाता है। तो अब हमें ये बता दिया कि m1 बड़ा है, तो ये a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ये भी a ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो अगर हम a का एफबीडी बनाएं, एफबीडी ऑफ a, तो वो आएगा कुछ ऐसा कि ये a है, ये m1 है, तो नीचे को लग गया m1g और यहां पे लग गया t। तो जा तो ये नीचे रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, नीचे अगर जा रहा है तो m1g बड़ा है t से, तो m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब हम b का एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ b। तो ये b है, तो b पे ऊपर को t लग गया, ये m2 है, नीचे को m2g लग गया। अब ये जा रहा है ऊपर, ओके। तो डेफिनेटली t बड़ा है m2g से, मतलब t की एक ऐसी वैल्यू सेटअप हो जाएगी जो इस भारी वाले से तो कम होगी और हल्के वाले से ज्यादा होगी, वो अपने आप ही हो जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a।
तो अब ये दोनों इक्वेशन हो गई, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो सपोज करो इसको इसके नीचे रख देता हूं, तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। ओके, और a की वैल्यू क्या आएगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a की वैल्यू आएगी हमारी m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू a। ओके, तो ये हमारा a निकल आया। अब मान लो एग्जामिनर हमारे से कहता है कि नहीं t भी बताइए, t कितना है। तो अब t निकालने की टेक्निक ये है कि या तो मैं a की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूं तो निकल जाएगा t, या तो फिर एक और टेक्निक है कि मैं यहां से ना m1 से डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन हो जाएगी, पहली वाली जो इक्वेशन हो जाएगी m1 से डिवाइड करने पे वो बनेगी g माइनस t बाई m1 इज इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 1। या 3 कर देते हैं इसको, मतलब हमने 1 को m1 से डिवाइड कर दिया और 2 को m2 से डिवाइड कर देंगे तो t बाई m2 माइनस जी इज इक्वल टू a, ये बन गई 4। तो अब देखो 3 और 4 की राइट हैंड साइड सेम है, तो कुल मिला के g माइनस टी बाई m1 इज इक्वल टू टी बाई m2 माइनस जी, ऐसे बन गया। इसको इधर ले आओ तो 2g इज इक्वल टू टी बाई m1 प्लस टी बाई m2, तो 2g इज इक्वल टू 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 ब्रैकेट में t। तो एलसीएम ले लेंगे, तो 2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 बाई m1 इंटू m2 इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसे आ जाएगी। तो ये t की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमने जो सबसे सिंपल पुली थी उसको डिस्कस कर लिया और सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरे केसेस लेते हैं। देखिए तो सपोज करें कि क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, ये एक पुली है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका नाम C मान लेते हैं, ये 3m मास का है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये 2m मास का है, और ये एक और ब्लॉक है, ये 4m मास का है। नीचे वाले का नाम A है, इसका B है। तो एग्जामिनर हमसे कहता है कि जो रस्सी A और B के बीच है उसके अंदर टेंशन बताइए कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग A and B, ब्लॉक A एंड ब्लॉक B व्हेन द सिस्टम इज रिलीज, जब हम इसको फ्री छोड़ देंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि मान लो कि यहां पे टेंशन T है, दोनों तरफ आई होगी, मतलब ये रस्सी 4m को ऊपर खींचेगी, 2m को नीचे खींचेगी, और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन T डैश है। अब आप कहेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों माना, यहाँ की टेंशन अलग और यहाँ की अलग, ऐसा क्यों माना? तो देखो बच्चों, ये पूरी रस्सी एक रस्सी है, तो पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहेगी, ये अलग रस्सी है क्योंकि बीच में एक ब्लॉक आ गया ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेंशन अलग होगी। तो ये पूरी रस्सी जो यू शेप में है, उल्टा यू शेप में, इसमें हर जगह टेंशन आप T डैश लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले 4m का एफबीडी बनाते हैं, ए का एफबीडी ऑफ ए, एफबीडी ऑफ ए।
तो ए जो ब्लॉक है वो 4m मास का है, तो इस पे नीचे को तो लगेगा 4mg और ऊपर को लगेगा t। अब देखो अगर हम इकट्ठे में देखें तो इधर 3m है और इधर 6m है, भारी तो ये है, तो ये ही सिस्टम नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये सब तो एक ही रस्सी से कनेक्ट है तो सबके एक्सीलरेशन इक्वली होंगे, तो ये ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, मतलब अगर ये 2 मीटर नीचे जाएगा तो इसको 2 मीटर ऊपर जाना ही पड़ेगा, और अगर ये 2 मीटर नीचे गया तो ये भी 2 मीटर नीचे जाएगा, क्योंकि रस्सी लंबी थोड़ा ही हो रही है, तो सब कनेक्टेड है, तो सबके एक्सीलरेशन इक्वली है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 4mg माइनस टी इज इक्वल टू 4ma। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए, अब हम बनाते हैं बी का एफबीडी ऑफ बी। एफबीडी ऑफ बी, तो बी की खास बात है कि उसका मास है 2m, तो 2mg नीचे को लग गया, उसके नीचे एक रस्सी है तो वो उसको टी फोर्स से नीचे पुल कर रही है, ऊपर एक रस्सी है जो टी डैश फोर्स से ऊपर पुल कर रही है। बस बी के ऊपर एक रस्सी तो वो ऊपर पुल करेगी, नीचे रस्सी नीचे पुल करेगी, उसका वेट भी है, जा ये नीचे रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो ये दोनों फोर्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब देखा जाए तो तो जिधर एक्सीलरेशन है ना उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं हम लोग। तो 2mg प्लस टी, ये दोनों बड़े फोर्स हैं और टी डैश छोटा फोर्स है, घटा के नेट फोर्स आ जाएगा इज इक्वल टू 2ma। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम बनाते हैं एफबीडी ऑफ सी। तो देखो यहां बना लेते हैं एफबीडी ऑफ सी, तो ये सी हो गया, ये है सी। सी का जो मास है वो 3m है और टी डैश इस पे ऊपर पोटेंशियल लग रही है, तो नीचे को इस पे एक फोर्स लगेगा 3mg, क्योंकि जा तो ये ऊपर ही रहा ना ये एक्सीलरेशन से, भैया ये दोनों नीचे जाएंगे है ना, और ये ऊपर जाएगा, तो अब इसकी इक्वेशन बनेगी टी डैश माइनस 3mg इज इक्वल टू 3ma। इक्वेशन नंबर 3 होगी। तो अब आपको ये करना है कि 1, 2 और 3 इन तीनों को जोड़ देना है, तो चलो ऐसा करते हैं, 2 को यहीं लिख लेते हैं, तो 2mg प्लस टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू 2ma, ये हो गई 2, 1 भी ले आओ, तो 4mg माइनस टी इज इक्वल टू 4ma, ये 1 हो गई। अब इन तीनों को ऐड कर दो, तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये टी यहाँ प्लस का है और ये टी माइनस का है, कट गया, ये टी डैश यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, कट गया। इसके अलावा ये है 4mg और ये है 2mg, 6mg प्लस के और 3mg माइनस के, तो यहाँ पे 3mg बचेंगे, 3 और 2 6, 5 और 4 9, 9ma। ये मैं लाइन बना देता हूं। ओके, m से m काट देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी g/3। अब a की वैल्यू अगर g/3 आ गई तो हम इसमें पुट कर देंगे तो उससे t निकल आएगा हमारा, तो ये हो गया 4mg माइनस टी इज इक्वल टू 4m इंटू g/3। तो 4mg माइनस 4mg/3 इज इक्वल टू टी। तो अब आप देख सकते हो कि इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देता हूं, है ना, तो ये 12mg हो गया, 12 में से 4 गए 8, तो t की वैल्यू हो गई 8mg/3। तो यहां से t की वैल्यू निकल आई। अब अगर कोई कहे आपसे कि t डैश की भी बता दो, फिर ये इक्वेशन में डाल देंगे तो उससे t डैश भी निकल आएगा, तो देखो डाल देते हैं, ये इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार फिर से, टी डैश माइनस 3mg इज इक्वल टू 3ma। तो a की वैल्यू क्या है, g/3 है, तो ठीक है, टी डैश माइनस 3mg इज इक्वल टू 3m इंटू है g/3, 3 कट गए, mg हो गया, तो टी डैश की वैल्यू यहां से हो गई 4mg। 4mg बड़ा है 8/3mg से, तो वो तो होना ही था। तो अब आप कहेंगे कि सर कोई शॉर्टकट, तो शॉर्टकट बता देता हूं, ठीक है, देखिए शॉर्टकट मेथड,
देखो बच्चों, शॉर्टकट मेथड आप मेंटली इसको ऐसे बना लो, ये C हो गया 3 mg का, और ये एक ब्लॉक बना लो आप यहाँ पे A एंड B का कंबाइंड, जो कि 6 m का हो गया है ना, 6 m का। अब आप पिछला वाला क्वेश्चन देखो, तो उसमें ये था M1 हमारा, है ना, और इसको हमने लिया था M2, याद है, और M1G एक फोर्स था जो उसको नीचे खींचना चाहता था, M2 जो था वो इसको इधर खींचना चाहता था। तो उसमें एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला आया था वो आया था नेट पुलिंग फोर्स, यानी कि M1G माइनस M2G डिवाइडेड बाई टोटल मास M1 प्लस M2। इस तरह का फॉर्मूला पिछले डेरिवेशन में आया था। तो अब यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, तो बस M1 की जगह 6 mg हो जाएगा और M2 की जगह 3 mg हो जाएगा, और इसमें यहाँ पे 6 mg माइनस 3 mg लिख देंगे, तो 6 mg माइनस 3 mg, और डिवाइड में भी 6m प्लस 3m लिख देंगे, टोटल मास। समझ रहे हो बच्चों? तो 6 mg में से 3 mg गए तो कितने हो गए, तो ये हो गए आपके 3 mg, 3 mg डिवाइडेड बाई 6m 9m, तो एक तरीके से A की वैल्यू आ गई G/3। तो अब आप कहेंगे सर ये मिटाया क्यों नहीं? इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि A की वैल्यू G/3 इसमें डालनी पड़ेगी, तो जैसे ही हम A की वैल्यू G/3 इसमें डालेंगे तो फिर हमारा T निकल आएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 15 kg का है, और ये 25 kg का है। इसका नाम C है, इसका B है, इसका A है। तो फिर से वही सवाल है कि हमें टेंशन निकालनी है इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बिटवीन A एंड B। हालांकि बस सवाल तो वही है पिछले वाला ही, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे भी एक लगा देता हूँ D, और ये 10 kg का हो गया। हाँ 10 kg या फिर इसको हम कर देते हैं 25 kg कर दें, चलो 25 kg कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड, क्वेश्चन दो क्वेश्चन बना सकते हैं। फाइंड टेंशन
in the string connecting A and B, ये हो गया। तो अब देखिए इसको मैं शॉर्टकट मेथड से ही कर देता हूं बच्चों। ओके, ये पुली, इधर एक ब्लॉक लगेगा 35 kg का, इधर एक ब्लॉक लगेगा 40 kg का, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इधर पुलिंग फोर्स हो गया 40G, इधर का पुलिंग फोर्स हो गया 35G। आप ऐसे समझो कि अगर ये वाला, ये पुली यूं घूमेगी, क्यों घूमेगी? क्योंकि 40G का फोर्स जरा स्ट्रांग है। तो भैया ये 40G है, ये 35G है, तो एक तरीके से ये जो चाहता है ना, ये चाहता है पुली एंटी क्लॉकवाइज घूमे 35G वाला, और 40G वाला चाहता है क्लॉकवाइज घूमे। तो 40 बड़ा होता है तो वो क्लॉकवाइज घूम जाएगी पुली। तो एक तरीके से ये खींचने वाला हो गया और ये रोकने वाला हो गया। तो ड्राइविंग फोर्स कहते हैं इसको। 40G इज ड्राइविंग फोर्स एंड 35G इज अपोजिंग फोर्स। तो अब टोटल मास, क्योंकि मास मतलब इनर्शिया, फोर्स फैक्टर डिवाइड बाय इनर्शिया फैक्टर, तो इनर्शिया तो टोटल 75 हो गया, तो 75 ये आ गया एक्सेलरेशन। तो एक तरीके से 5G by 75, यानी कि G by 15, या फिर अगर G को हम 10 ले लेते हैं तो A की वैल्यू आ जाती है हमारी 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें टेंशन किस में चाहिए? टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग A एंड B में चाहिए हमें। तो अब यहाँ पे टेंशन लिख लो T1, यहाँ पे लिख लो T2, ये भी T2 ही हो जाएगी, और इसको लिख लो T3। तो मान लो हमको T1 चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको T1 चाहिए तो A का FBD बना लो, FBD ऑफ A। तो ये 25 kg है, यहाँ पे लग गया T1, ये हो गया 25G, और ये A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो आप इसको लिख दो, और 25 kg का है ये इसका नाम है। तो 25G माइनस T1 इज इक्वल टू 25A। तो यहां से T1 की वैल्यू आ जाएगी 25G माइनस 25A, है ना। 25 आप कॉमन ले सकते हैं, G माइनस A की वैल्यू डाल देते हैं, 25 इंटू 10 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 2, 28/3, 25 इंटू 28/3। अब जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में कन्वर्ट करके बता देंगे आप, ठीक है। 25 इंटू 28 आई थिंक 700 होता है, तो 700/3, ठीक है, 700/3। ओके, तो अब मान लो ये कहता है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग B एंड C। तो देखो B एंड C नहीं, C एंड D, C एंड D, अगर ऐसा कहता तो फिर हम यहाँ पे 25 kg का वही FBD बनाते, ये T3 दिखाते, ये 25G दिखाते। अब ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो हम लिखते हैं कि T3 माइनस 25G इज इक्वल टू 25 है। तो ये हो गया T3 इज इक्वल टू 25 इंटू में G प्लस A, तो G को 10 और A को 2/3 डालते, तो 10 प्लस 2/3 तो 32/3। तो 25 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800/3 आ जाएगा, 800/3 न्यूटन। समझे बच्चों? अब लास्ट, मान लीजिए वो कह देता है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग B एंड C, यानी हमें T2 फाइंड करने के लिए कह दिया जाता है। तो B एंड C या C एंड D व्हाटएवर, तो अब इसके हमारे पास दो तरीके हो जाएंगे। एक तो तरीका वही है जो मैंने आपको सिखाया था अभी, एक फॉर्मूला बताया था ना बच्चों, T2 इज इक्वल टू 2m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू G, है ना, ऐसा कुछ आया था ना फॉर्मूला। तो ये क्योंकि ये दो ब्लॉक थे तो हमने इनको दोनों को सिंगल ब्लॉक की तरह से ट्रीट कर लिया। तो एक ब्लॉक 35 kg का हो गया, तो T2 इज इक्वल टू हो गया हमारा 2 इंटू में 35 इंटू 40 बाई 35 प्लस 40 इंटू में 10, है ना। सो 2 इंटू में 35 इंटू में 40 इंटू में 10
डिवाइडेड बाई 75, 5 7 एंड 15 ओके, 5 के टेबल में जाएगा तो फिर ये 8 एंड देन 3 सो दिस इज 14 एंड दिस इज 80, 56 56 2 1120/3 ओके बच्चों। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ T2। ये तो एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका ये भी है कि ये हमारा किसका एफबीडी है, ये ए और बी को एक सिंगल बॉडी लेके एफबीडी बनाया हुआ है ना हमने, तो इसमें भी डाल देते हैं। तो टेकिंग ए एंड बी एज सिस्टम, एफबीडी ऑफ ए एंड बी एज सिस्टम, एफबीडी ऑफ ए एंड बी एज सिस्टम, दोनों को सिस्टम मान रखा है हमने यहाँ पे। ये ए और बी का सिस्टम है ना बच्चों। तो कितना फोर्स लग गया नीचे को, तो ये T2 ही तो है एक्चुअली, ये कोई नया फोर्स थोड़ा ना है, वो तो T3 और T1 को ही तो ऐड करना है जब आप इनको सिस्टम ले लेंगे। तो 40G माइनस T2 इज इक्वल टू 40A। तो यहां से T2 की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू जी माइनस ए, यानी कि 40 इंटू में 10 माइनस 2/3, तो कितना हो गया 28/3। तो 40 इंटू 28/3, 28 4 वही हो जाएंगे 112, 1120। क्योंकि अगर ये 25 होता तो 25 के 4 गुने तो 100 हो जाएंगे, और फिर 25 में 3 जोड़ दो तो 12 हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे आ गया ये। तो आई होप आप लोग समझ गए ये चीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डबल पुली के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें कितने ही ब्लॉक लगे हों तो हम उनको एक सिंगल ब्लॉक मान सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और ट्रिक बता देता हूं, देखिएगा T2 निकालने की ही एक और ट्रिक। तो वो ये है कि इसकी इक्वेशन लिखो, इसका एक्सीलरेशन लिखो, 40G माइनस T2/40। ये एक्सीलरेशन हुआ हमारा ए और बी का। अब इसका लिख दो T माइनस 35G बाई T2 माइनस 35G/35, ऐसे कर लो। यानी कि नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन ए एंड बी डिवाइड बाई मास ऑफ ए एंड बी, अपवर्ड फोर्स ऑन ए एंड बी डिवाइड बाई मास ऑफ ए एंड बी। तो अब देखो ये हो जाएगा G माइनस T2/40 और ये हो जाएगा T2/35 माइनस G को इधर ले आओ तो 2G इज इक्वल टू T2 कॉमन 1/40 प्लस 1/35, ठीक है। तो ये तो 20 हो गया। अब ये T2 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 35 का 8 गुना आएगा एलसीएम, है ना, क्योंकि 5 तो इसके टेबल में ही है। 35 का 8 गुना, 35 का दुगुना होता है 170, 4 गुना 140, 280 एलसीएम आ गया। तो ये हो गया आपका, है ना, हाँ 4 से डिवाइड करेंगे 7, 35 से डिवाइड करेंगे 4, है ना, नो 8। So this comes out to be 20 is equal to T2 into में 15/280। अब इसको काट दो, 3 और ये 4, तो एक तरीके से T2 की वैल्यू आ गई 4 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 3। तो 28 का 4 गुना 28 चौके, तो वही होता है 112, फिर 1 0 लग जाएगी बाई 3। तो एक मेथड ये भी आ गया बच्चों, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया, तो ठीक है, तो आप सीख ही गए। अब एक आध क्वेश्चन और बताता हूं मैं ऐसा ही आपको, ठीक है ना।
प्रैक्टिस के लिए। ओके देखो, छोड़िए, अब हम आपको सिखाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइन प्लेन। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइन प्लेन? तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइन प्लेन ये होता है कि ये मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है और ये फिक्स्ड है। तो अगर कोई बॉडी यहां पे फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन पे हमने रख दी, इसका कुछ भी मास हो सकता है। तो अगर ये बॉडी फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन पे रखी है तो यहां पे एक रस्सी भी है, तो इसका जो वेट है ना वो किस तरफ लगेगा? तो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ। मान लो ये इसका सेंटर है, तो ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा वेट mg। अब ये थीटा हो गया। अब यहाँ पे हमने एक डॉटेड लाइन बनाई जो इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है और एक डॉटेड लाइन बनाई जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमें यहाँ पे एंगल ढूंढने हैं, क्या बन रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना? नो 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 नो, ये 90 माइनस थीटा होगा। ओके, अब क्योंकि ये जो लाइन है ना, देखो दो लाइनें हो गई ना ऐसे, और ये लाइन ऐसे जा रही है, तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा है। अब यहां पे एक डॉटेड लाइन है ऐसे, तो ये वाला एंगल फिर थीटा होगा। ठीक है बच्चों, तो दिस एंगल विल बी थीटा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा हमारा। चलो बड़ा ही बना देता हूं मैं इसको एंगल को, ये थीटा हो गया। ओके, अब अगर ये थीटा हो गया तो हम mg के कंपोनेंट्स करेंगे और यहां से ये मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं इसको एक पार्टिकल की तरह से बनाऊं ना तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो, हम इस ब्लॉक को एक पार्टिकल मान लेते हैं, तो ये थीटा है, ये नॉर्मल डायरेक्शन है ना, ये ऐसे डॉटेड लाइन हो गई परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, और ये mg हो गया। अब यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट हो गया, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, समझे? तो अब mg का एक कंपोनेंट लिया जाएगा इस दिशा में, तो वो आएगा mg cos थीटा, और mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर जो होगा mg sin थीटा। बस यही खेल है इसमें, और ये तो t लग ही रहा था। अब ये तो तब की बात है जब मैंने इसको एक पार्टिकल मान लिया, तो पार्टिकल तो है नहीं ना, ये तो ब्लॉक है। तो अगर मैं यहां पे ऐसे बनाऊंगा तो ये आ गया आपका mg cos थीटा, और ये आ गया आपका mg sin थीटा। तो एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन पे या तो ये जाएगा ऊपर या तो ये जाएगा नीचे। तो अगर ये जा रहा है ऊपर तो आप इसकी इक्वेशन लिखोगे t माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, और बाई चांस ये जा रहा है नीचे तो आप इसकी इक्वेशन लिखोगे mg sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू ma। मतलब दो में से एक बात हो सकती है, या तो ये या फिर ये, है ना? और लगा दो, मतलब वो तो इंक्लाइन किसी भी चीज का एफबीडी बनाते हुए हम उसको डॉट बना ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे क्या करना है? तो आगे करना यह है कि मतलब बेसिकली हाँ एक चीज रह गई, और ये रह गया एक फोर्स जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। अब आपको हर हाल में ये लिखना है कि इस दिशा में, ये जो दिशा है, ये जो मैं एरो बता रहा हूं, इसका नाम है नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन। इस दिशा में कोई मोशन पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर घुस जाए इसके। कैसे घुस जाएगा अंदर? लुढ़क सकता है ना, इंक्लाइन प्लेन के समानांतर उसके पैरेलल लुढ़क सकता है। तो n माइनस mg cos थीटा को हमेशा ही जीरो होना है। तो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं जिससे पता चलता है कि भाई दो फोर्सेस को घटा के जीरो लिखा है, ताकि पता चल जाए कि फर्स्ट लॉ की बात है। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कि देखो भाई n बराबर mg cos थीटा, जिससे वो कहते हैं कि देखो ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए क्योंकि इस दिशा में तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, समझे? तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कोई मोशन संभव नहीं है, और संभव क्या है?
इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, या तो अप अलोंग द इंक्लाइन या डाउन अलोंग द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन में mg sin थीटा माइनस टी इक्वल टू ma, अप द इंक्लाइन में t माइनस mg sin थीटा इक्वल टू ma। तो ये इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है बच्चों, नोट कर लो।